अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो शेयर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आज की वीडियो में होने वाली है। बच्चों ने बहुत से कमेंट किए, बच्चों ने बहुत सी हमारे पास रिक्वेस्ट की, एकेडमी में भी बहुत सी की, स्कूल्स कॉलेज में भी की कि सर आप फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 ज़रा शुरू करें। वो थोड़ा सा मुश्किल सा चैप्टर है, ठीक है जी। सॉलिड फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स सॉलिड है। तो वो मैंने ये जी बोर्ड पर लिखा था, फिर मैंने कहा कि उसको समझा देंगे। तो मैंने आज की वीडियो में इसे शुरू करना है, चैप्टर 17 को। लेक्चर आ जाए करेंगे और आप इसे समझ लिया करें। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल है, टॉपिक लेंथी हो जाती है। तो चैप्टर का नाम हमारे पास आता था फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड। ये थोड़ा सा अब आपको मैं जूम करके यहाँ से दिखाऊँगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाता है चैप्टर का नाम हमारे पास फ़िज़िक्स, ठीक है जी, फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड। अब हमने क्या पढ़ना है कि सॉलिड में हमारे पास किस तरह की फ़िज़िक्स यूज़ होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स या फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। वो कहता है कि फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हमने स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? सॉलिड के स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका आउटर स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। ये किस प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास डी फॉर्म होगा, इसकी हमारे पास इनके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स और मालिक्यूल्स किस तरह मोशन करेंगे, इसको हम डिफॉर्मेशन इसका किस तरह करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा। इसको हम स्टडी करने के लिए हम कहते हैं कि वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिजिक्स ऑफ सॉलिड हमारे पास कहलाता है, ठीक है जी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो ज़रा मैं ऊपर दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हमने तीन अज्जा, तीन टाइप्स में इसको क्लासिफिकेशन किया है। ऑन द बेसिक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एटम मालिक्यूल दिस सॉलिड आर अरेंज इनटू 3 ग्रुप्स। एटम, सॉलिड के अंदर एटम्स और मालिक्यूल्स होते हैं। इनको अरेंज करने के लिए, इनकी आर्गूमेंट करने के लिए हमने इन्हें 3 ग्रुप्स में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहला आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये हमारे पास जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री वालों का है। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ी है, उनमें ये ज़्यादातर टॉपिक यूज़ होता है, ठीक है जी। तो अब पहले आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या होता है? द सॉलिड इन विच एटम और मालिक्यूल आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब वो कहता है कि सॉलिड की ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास सॉलिड के इंटरनल, अंदर वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स हमारे पास हैं और जो मालिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न के साथ हमारे पास एक अरेंज किए गए हों, उनको हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है जी। यानी कि एटम और मालिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न हमारे पास हो, इस तरह रेगुलर, एक रेगुलर पैटर्न के साथ उसको अरेंज किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी एग्जांपल ज़रा मैं बताता हूँ। एग्जांपल इनकी क्या है? मेटल्स। मेटल के अंदर भी हमारे पास मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है जिंक, कॉपर और आयरन। इनके अंदर जो एटम और मालिक्यूल है कि ये रेगुलर पैटर्न के साथ हमारे पास क्या होते हैं, अरेंज किए गए होते हैं जिंक, कॉपर और आयरन में। फिर इस तरह आयनिक कंपाउंड में, यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl, इनके जो भी एटम और मालिक्यूल हैं ये भी रेगुलर पैटर्न के साथ हमारे पास क्या होते हैं, अरेंज किए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएँ इन सिरेमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? ज़िरकॉन, ठीक है जी। इसके अंदर भी जो एटम और मालिक्यूल होते हैं ये भी अरेंज किए जाते हैं। फिर इन सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के भी जो एटम और मालिक्यूल हैं ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री वालों ने कि वो हमारे पास रेगुलर पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अरेंज किए जाते हैं। फिर जर्मीनियम है, सेमीकंडक्टर है ये भी एक, जर्मीनियम, इसके भी जो मालिक्यूल होते हैं वो भी एक रेगुलर पैटर्न के साथ हमारे पास अरेंज किए जाते हैं, ठीक है जी। ये हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आता है मोशन ऑफ एटम एंड मालिक्यूल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको पता है कि एटम और मालिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एटम और मालिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड में मूव नहीं करते हैं। क्यों मूव नहीं करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम और मालिक्यूल हमारे पास मूव नहीं करते, ठीक है जी। मूव हमारे पास नहीं करते, उनके वो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस उनमें पाई जाती हैं। उन एटम के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो फ्रीली आपस में मूव नहीं करते पर वाइब्रेट करते हैं। अपनी मीन पोजीशन पर आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं पर मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती है स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से वो मूव नहीं करते।
बल्कि वो वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन के ऊपर। तो यही मैंने लिखा है, द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन नॉट बी मूव फ्रीली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देम, दे कैन वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजीशन। वो वाइब्रेट करते हैं मेन पोजीशन पर, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी कांस्टेंट होता है। हर मॉलिक्यूल एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, बराबर होता है के दरमियान, ठीक है जी। और उनका जो टेम्परेचर होता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ उनकी एम्पलीट्यूड टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। तो ये भी मैंने लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। वो टेम्परेचर के साथ हमारे पास राइज कर देती है। बात समझ आ गई कि वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम और मॉलिक्यूल हमारे पास फ्रीली मूव नहीं करते, उनके दरमियान क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं, बल्कि वो हमारे पास अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट ही करते रहते हैं। उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास एक रिमेन कांस्टेंट होता है, और वाइब्रेटिंग की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के राइज होने से, टेम्परेचर के बनने से। अब आगे आ जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास अब इसका आगे आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको पता है कि क्रिस्टलाइन के सॉलिड के अंदर मैंने अभी बताया कि कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं, इनके दरमियान हर एटम और मॉलिक्यूल आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। ये भी केमिस्ट्री वालों ने पता है, बॉन्ड बनाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा कि वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे जब हम उसको हीटेड करेंगे, उस सॉलिड को हीट करेंगे, सिलिकॉन जर्मीनियम को हीट करेंगे। एग्जांपल लिया मैंने, इसको जब हम हीट करेंगे उनके जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या करेंगे, ब्रेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। यही मैंने लिखा है, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर हीटेड देन द बॉन्ड बिटवीन एटम ब्रेक, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज अबव अ सर्टेन लिमिट दे मेल्ट। वो कहता है कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर उसकी लिमिट के ज़्यादा बढ़ा दें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये मैंने आगे लिखा है, ठीक है जी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज अबव अ सर्टेन लिमिट दे मेल्ट, ठीक है जी। जब इसको हमने क्या करना है, एक सर्टन एक टेम्परेचर से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा इसको हमने क्या कर देना है, हीट करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैंने लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ वेरी शार्प डेफिशिएंट फिक्स। इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ी से वो मेल्ट होते हैं, और हमारे पास उसकी एक फ़िक्स्ड पॉइंट पर उसने क्या होना है कि मेल्ट होना है। अब एक मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, सिलिकॉन ले लें। सिलिकॉन का आप कर लें कि सपोज कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। अब आपने क्या करना है कि उसको हमने मेल्ट करवाना है। आप अगर हम 99.9 पर भी उसको हीट करेंगे ना तो वो मेल्ट नहीं होगा, ना ही उसको ब्रेक होंगे, उसके बॉन्ड है वो ब्रेक भी नहीं होंगे, वो मेल्ट भी नहीं होंगे, जब तक हमने इसका जो फिक्स टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड, तो वो फ़ौरन से जब हमने 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है तो वो फ़ौरन से बॉन्ड उसके ब्रेक हो जाने हैं। ये नहीं होना कि पहले एक बार टूटना फिर दो फिर नहीं। वेरी शार्प मैंने इस वजह से कहा कि क्योंकि हमारे पास उनके जो बांड होते हैं वो मजबूती से जुड़े होते हैं, तो वो उसकी जो हमारे पास लिमिट के कम उसको हम टेम्परेचर दें तो वो बांड टूटेंगे नहीं। जब हमने लिमिट के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, लिमिट से ज़्यादा, तो वो हमारे पास उसके जो बांड है वो एकदम से टूटने हैं। ये नहीं होना कि पहले एक टूटना फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं, वो एकदम से टूटने हैं। तो ये हमारे पास है। फिर आ जाता है एम्फोरस सॉलिड, एम्फोरस सॉलिड, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एम्फोरस सॉलिड है। अब इसमें क्या कहता है कि एम्फोरस मीन विदाउट शेप एंड फॉर्म, कि एम्फोरस में हमारे पास ना कोई शेप होती है और ना कि उसका कोई रेगुलर पैटर्न होता है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, द सॉलिड इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल हैव नो रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता उनके एटम और मॉलिक्यूल का, उसको हम कहते हैं कि एम्फोरस सॉलिड है। तो ये हमारी इसकी अच्छी सी मिसाल, एक बहुत अच्छी मिसाल है कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत बहुत दूर होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी दूर होता है, ठीक है जी। और इनके दरमियान जो हमारे पास होती हैं फोर्स भी कमज़ोर होती हैं, और ये हमारे पास रेगुलर पैटर्न भी नहीं होता, इनरेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या है, एम्फोरस सॉलिड की मिसाल है, ठीक है जी। अब हमने आगे पढ़ना है कि सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूँ। दी एम्फोरस सॉलिड आर मोर लाइक लिक्विड। ये आपको पता है कि एम्फोरस सॉलिड ज़्यादातर लिक्विड होता है,
तो विद देयर स्ट्रक्चर फ्रोजन सो देयर कॉल्ड सॉलिड। जब इसके स्ट्रक्चर को हम फ्रोज कर दें, जमा दें, तो वो कहलाता है सॉलिड कहलाता है। बात समझ नहीं आई होगी कि एमाफोरी सॉलिड ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड की तरह होते हैं, कि जब इसके स्ट्रक्चर को हमने देखना है, जब इसके स्ट्रक्चर को हमने फ्रोज करना है, तो वो हमारे पास सॉलिड बन जाते हैं। फिर नीचे आ जाए ग्लासी सॉलिड, गैस और सॉलिड का आपस में रिलेशन, तो वो देख लें। व्हेन एमाफोरी सॉलिड आर हीटेड दिस स्फोटन into a past before becoming a clear liquid at 80-100 Celsius, so they are called glassy solid। ये हमारे पास कौन से सॉलिड कहलाते हैं, ग्लेसी सॉलिड कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे पास इनको इतने पर हीट कर दें और ये पिघल जाएं या हमारे पास ये जी जम जाएं, तो हम वो कहलाते हैं ग्लासी सॉलिड कहलाते हैं। फिर ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देयर आर नो डेफिनेट शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमाफोरी सॉल्ट। ना इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, ना इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हमारे पास हीट इसको थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी है, तो इसके जो है हमारे पास बॉन्ड है वो ब्रेक शुरू होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं पाई जाती, कोई ऐसी फोर्सेज, तो इस वजह से इन लोगों ने जल्दी टूट जाना होता है। ठीक है जी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज पाई जाती हैं, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर जाके उनकी बॉन्ड ब्रेक होती हैं। अब हमने पॉलीमेरिक सॉलिड, अब तीसरी इसकी एग्जांपल आ जाती है, टाइप आ जाती है पॉलीमेरिक सॉलिड। द सॉलिड विच आर्ग्यूमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फोरिक सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीमेरिक सॉलिड। अब पॉलीमेरिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें एटम और मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह भी होते हैं और एमाफोरी सॉलिड की तरह भी होते हैं। यानी कि कुछ के दरमियान रेगुलर पैटर्न होता है और कुछ के दरमियान इनरेगुलर पैटर्न होता है। कुछ एटम का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, शार्प होता है, और कुछ का हमारे पास लो होता है, शार्प नहीं होता, और डाइफाइट यानी कि हमारे पास उसका फिक्स नहीं होता। तो वो पॉलीमेरिक सॉलिड कहलाते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह भी हो, एमाफोरी सॉलिड की तरह भी हो, वो कौन से कहलाते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है जी, दे आर आल्सो कॉल्ड पोलैरिटी एंड पोलैरिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको पोलैरिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हम कहते हैं। ये जी मैंने नीचे लिखा है। ठीक है जी, इसको हम ना पोलैरिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हम कहते हैं, तो ये मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या होनी है, पॉलीमराइजेशन, इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल, एक स्मॉल मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन के साथ बन जाए। ठीक है जी, अब ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, अब इसने लॉन्ग चेन के साथ कंबाइन होना है विद केमिकल रिएक्शन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल का एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाना, कंबाइन कर जाना ड्यू टू केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो उससे हम कहते हैं कि वो पॉलीमराइजेशन हमारे पास कहलाती है। यही मैंने इधर लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, बाय सम केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये कहलाते हैं पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। इनकी मिसालें देखें, प्लास्टिक के पाइप हो जाते हैं, ये मैंने लिखा है, प्लास्टिक पाइप, पीसीवी पाइप। ठीक है जी, ये भी हमारे पास इसकी पॉलीमराइजेशन की मिसाल होती है। केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये बनते हैं ना, कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए स्मॉल मालिक्यूल और जो उसका हमारे पास होता है लॉन्ग चेन मालिक्यूल वो आपस में कंबाइन होते हैं। फिर उसके बाद पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं, शापर, ये मैंने लिखा है, पॉलीथीन बैग्स, शापर, ये भी इस तरह ही होते हैं। फिर पोलिस्टाइरीन डिस्पोजेबल ग्लास आ जाते हैं, ये भी इस तरह बनते हैं। नाइलन, लैलन की डोरी, ठीक है जी, लाइलन, ये नैलन की डोरी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर भी इस तरह ही बनती है। उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो C5 और H5, यानी कि कार्बन के 5 मालिक्यूल और हाइड्रोजन के 6 मालिक्यूल, ये मिले तो हमारे पास नेचुरल रबर बन जाती है। ठीक है जी, और पॉलीमराइजेशन की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं कि दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये बहुत हल्के होते हैं। किस तरह, शापर देख लें कितना हल्का है, बना ये लॉन्गर स्मॉल चेन के साथ है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो शापर देख लें कितना हल्का होता है। पीसीवी पाइप देख लें कितना, डिस्पोजेबल ग्लास ही देख लें तो ये कितने हल्के होते हैं। लैलन की डोरी देख लें तो ये कितनी हल्की होती है। रबर देख लें तो ये बहुत हल्के होते हैं और अपने वज़न से कई ज़्यादा गुना वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं। तो दे शो गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, तो ये अपने वज़न से कई ज़्यादा गुना वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ये शापर की मिसाल ले लें, हल्का सा शापर है,
फूक मारते हैं उड़ जाता है शापर, फूक मारने से ये उड़ जाता है शापर। तो ये देखिए कि कितना कितना वज़न बर्दाश्त कर लेता है, 5-5 6-6 किलो 7-7 किलो ये वज़न बर्दाश्त करता है। तो यही पॉलीमराइजेशन की हमारे पास एग्जांपल है, ये अपने वज़न से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं और इसकी ये जी प्रॉपर्टीज़ है। ओके जी, ये जी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जी समझ आ गई होगी और आप अभी ये जी स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और ये जी पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है सॉलिड फिज़िक्स का, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और फिज़िक्स सॉलिड। अब अगला टॉपिक हमारे पास डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है कि सॉलिड को हम डीफॉर्मेड किस तरह कर सकते हैं, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।